नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमटी ट्रिपल चैनल में। आज हम जानेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में, यानी कि आवेश में गुणा। तो आइए शुरू करते हैं जानना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आवेश एक अदिश राशि है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक का मतलब होता है स्वभाव। एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये क्या करता है? फोर्स प्रोड्यूस करता है। फोर्स, आवेश एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिस कारण फोर्स प्रोड्यूस करता है, और वो फोर्स होता है रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, यानी दो प्रकार का फोर्स आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यानी कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे के मध्य आकर्षण बल। यही से हम कुछ मेंशन कर सकते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स से प्रतिकर्षित करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे के मध्य आकर्षण बल लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स उनके मध्य में काम। चौथी प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसा कि हम पढ़े थे, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब भी किसी वस्तु के ऊपर धनात्मक आवेश होगा तो वह उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को व्यक्त करेगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी को व्यक्त करेगा, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा। जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को बताएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस वस्तु के अंदर है, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी को रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। साथ ही साथ एक चीज और, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उस वस्तु के अंदर उसके द्रव्यमान में भी कमी आती है, और जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। तो धनात्मक आवेश द्रव्यमान में कमी को प्रदर्शित करता है, और ऋणात्मक आवेश उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि को करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो आवेश जो होता है वो द्रव्यमान का गुण होता है, यानी जब भी किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होगा, यानी कि मास अगर एग्जिस्ट करता है किसी बॉडी के अंदर, तो वह चार्ज डेवलप करेगा। यानी कि देयर इज अ मास, देयर इज अ चार्ज, देयर इज नो मास, देयर इज नो चार्ज। अगर किसी वस्तु के अंदर द्रव्यमान होगा तो आवेश का गुण के अंदर प्रवृत्ति होगी, अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो कोई आवेश नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 6, पिछले लेक्चर में हमने जाना था स्थिर आवेश के कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, तो यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि स्टैटिक चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट किया जाएगा। और जब हम बात करें मूविंग, यानी कि गतिमान आवेश, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट किया जाता है, जो कि हम पिछले लेक्चर में भी समझे। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी के जान। ये एक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आवेशों में योज्यता का गुण होता है, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि किसी निकाय में उत्पन्न संपूर्ण आवेशों को बीजगणितीय रूप से जोड़ा जा सकता है।
यानी कि किसी निकाय के अंदर उत्पन्न धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का जो योग है वो हम बीजगणितीय रूप से निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, इसके अंदर +2 चार्ज, -3 चार्ज और -4 चार्ज उत्पन्न होता है। तो इस निकाय के ऊपर कुल कितना आवेश होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुल आवेश हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कुल आवेश टोटल चार्ज +2e -3 -4 यानी बीजगणितीय। जिस प्रकार हम अंकों को जोड़ते हैं उसी प्रकार आवेश को जोड़ सकते हैं। तो +2e -7e -5 इसी को हम बोलते हैं आवेश की योजना। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। चार्जेस कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है। ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्जेस कंजर्व यानी कि आवेश संरक्षित होता है, यानी कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होगा वो नियत होगा, यानी टोटल चार्ज of an isolated system, total charge of isolated system is constant। यानी कि किसी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश नियत होता है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर हमारी एक कांच की छड़ है जो कि परागण में अनावेशित है और एक हमारे पास रेशम है। इनिशियली दोनों अनचार्ज है, तो उस केस में जब वे अनावेशित है तो कुल आवेश की अगर बात करें टोटल चार्ज क्या होगा, कांच पर आवेश जो 0 है प्लस रेशम पर आवेश वो भी 0 है बराबर 0, टोटल चार्ज 0। माना किसी माध्यम के द्वारा कांच की छड़ आवेशित कर दी जाती है और उसको +2e चार्ज उत्पन्न होता है, तो रेशम पर -2e चार्ज उत्पन्न होता है। अब हम आवेशित होने के बाद इस निकाय के कुल आवेश की बात करें तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर चार्जिंग क्या होगा, +2e -2e = 0। इस प्रकार हम देखते हैं टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। या इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय पर उत्पन्न संपूर्ण आवेश उसके मूल आवेश का पूर्णफल होता है। किसी निकाय पर उत्पन्न संपूर्ण आवेश उसके मूल आवेश का पूर्णफल होता है। एक उदाहरण से हम इसे भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक निकाय है और एक दूसरी वस्तु, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में लेक्चर में समझा, जब दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो आवेशित होती है। माना वस्तु एक ही इलेक्ट्रॉन घनत्व बी से कम है, जिस कारण इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। तो जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी बी पे जाता है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज 1 डेवलप हो जाता है और इसके अंदर माइनस चार्ज। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाए तो क्या होगा, तो -2e इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसके ऊपर +2e चार्ज डेवलप होता है, इस पर -2e चार्ज। इसी प्रकार से अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाए तो इस पर +3 होगा और इस पर -3। अगर n इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो
माइनस और प्लस Ni और इसका जो होगा माइनस। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है वो E के पूर्ण गुणज के रूप में हो रहा है, यानी कि E के मल्टीपल के रूप में 1E 2E 3E 4E 5E 6 इस प्रकार से। ऐसा नहीं है कि जो आवेश है वो E/2 E/3 E/4, तो यहाँ पे जो E है वो क्या है? मूल आवेश। E क्या है? मूल आवेश। आवेश के न्यूनतम मान को ही मूल आवेश है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पर N क्या है? 1 2 3 N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी निकाय पर उत्पन्न संपूर्ण आवेश उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटम सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे पदार्थों के प्रकार के बारे में, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के टाइप ऑफ मटेरियल। टाइप ऑफ मटेरियल यानी स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। तो स्थिर वैद्युतिकी के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है आपका चालक पदार्थ, यानी कि कंडक्टर मटेरियल, कंडक्टर, और दूसरा है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ, जिन्हें हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, इंसुलेटर। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं चालक पदार्थ यानी कंडक्टर के बारे में। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से हो जाता है, चालक यानी कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सभी धातुएं आती हैं आपकी, ऑल मेटल्स। उसके बाद आपका आता है वैद्युत अपघट्य और जीव एवं जंतु शरीर, वह भी कंडक्टर मटेरियल की तरह वर्क करता है। साथ ही साथ हमारी जो पृथ्वी है वह भी एक चालक पदार्थ है। तो अब सवाल ये उठता है कि चालकों के अंदर आवेश का प्रवाह किस तरह? तो चालकों के अंदर आवेश वाहक होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स होते हैं। उन चार्ज कैरियर्स के द्वारा आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आया जाता है। जैसे हम धातुओं की बात करें तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त आवेश वाहक का काम करता है। वैद्युत अपघट्य की बात करें तो इसके अंदर आयन्स यानी कि आयन आवेश वाहक का काम करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो चालक पदार्थ अपने समझे। अब हम बात करेंगे विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं होता है। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ की बात करें एग्जाम्पल्स की तो इसके अंदर आता है रबर, कांच, प्लास्टिक और लकड़ी एक्सेट्रा। इन पदार्थों के अंदर आवेश का प्रभाव सुगमता से नहीं होता है, या ये कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसके किसी भाग को विद्युत रोधी पदार्थ के किसी भाग को दिया गया आवेश उसके उसी भाग में रह जाता है, यानी कि वो आगे नहीं जा पाता है। मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे। तो अगर इसको विद्युत आवेश उस भाग को दिया जाता है तो वह इसी भाग में रह जाता है, वो आगे इसके पार्टिकल्स को ट्रांसफर
नहीं हो पाता। जिस पार्टिकल को आवेश दिया जाता है वो केवल उसी में रह जाता है। इसी प्रकार अगर चालक पदार्थ की बात करें तो चालकों के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि उसके अंदर स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी दिशा में गति कर रहे होते हैं। इन आवेश वाहकों के द्वारा दिया गया जो आवेश होता है, किसी भी भाग को दिया गया है, संपूर्ण चालक के अंदर वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में आपने जाना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन विधियां, यानी कि पदार्थों को किस प्रकार आवेशित किया जाता है। तो आवेशन की विधियों के बारे में जानेंगे। तो आवेशन की 3 विधियां हैं। आवेशन की विधियां यानी कि पदार्थों को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ चार्ज, तो इसकी 3 विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा आवेशन। और तीसरी विधि की बात करें तो वो है हमारी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस प्रकार हमारी आवेशन की 3 विधियां हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और फ्रिक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेजेस बनाई हुई है, कुछ फिगर बनाए हुए हैं। इन फिगर्स के आधार पर हम समझते हैं। तो हमारे पास पहले फिगर में देखें तो एक अनावेशित गोला है जिसके पास कोई आवेश नहीं है। दूसरे फिगर में हम देखते हैं कि एक आवेशित छड़ है। उस आवेशित छड़ को गोले के अत्यंत निकट लाके रखा गया है, उसे स्पर्श नहीं कराया गया है। तो जैसे ही इस धनावेशित छड़ को इस गोले के निकट लाते हैं तो वह उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस कारण गोले के बाएं भाग पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और उतना ही धनावेश गोले के दाएं भाग पर उत्पन्न हो जाता है। अब हम तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति में हम छड़ के दाएं सिरे को ग्राउंडिंग यानी कि भू संपर्कन कर देते हैं, जिससे जितना धनावेश गोले के दाएं भाग पर होता है उतने इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आके उसके दाएं भाग को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाएं भाग पर अभी भी छड़ के निकट होने के कारण ऋणावेश है, जो कि उतना ही है। अब हम बात करें चौथी स्थिति की, तो हम देखते हैं कि अभी भी छड़ आवेशित होने के कारण अत्यंत निकट है और गोले के बाएं भाग पर अभी भी उतना ही ऋणावेश। अब हम इस छड़ को यहाँ से हटा दें। तो जैसे हम छड़ को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि गोले के बाएं भाग पर उत्पन्न ऋणावेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गोला है, जो प्रारंभ में उदासीन था, धनावेशित छड़ के संपर्क में लाने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो आगे से छड़ का जो आवेश था वो धनावेश था, गोले पर जो आवेश आया वो ऋणावेश था। इस प्रकार हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्रेरण के द्वारा जब भी किसी अनावेशित धात्विक चालक को आवेशित किया जाएगा तो उस पर उत्पन्न आवेश विपरीत प्रकृति का होगा। तो यानी कि प्रेरण के द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाके विपरीत आवेश से आवेशित किया जाता है। यही हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन है। जो दूसरा मेथड है हमारा सेकंड मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन के द्वारा आवेशन। तो आवेशन की इस विधि में
किसी धात्विक चालक को किसी अनावेशित धात्विक चालक को आवेशित धात्विक चालक के सीधे संपर्क में लाया जाता है। तो हमारे पास एक अनावेशित गोला है और इस अनावेशित गोले को हम धनावेशित छड़ के सीधे संपर्क में लाते हैं। जबकि हम इंडक्शन में उसको संपर्क में नहीं लाते, उसके अत्यंत निकट ले जाते हैं, स्पर्श नहीं कराते। तो जैसे हम इसके संपर्क में लाते हैं तो इसका कुछ धनावेश गोले में चला जाता है। तो ये हमारे पास एक आवेशित छड़ है। जैसे ही आवेशित छड़ को हम अनावेशित गोले के संपर्क में लाए तो उस पर उसका कुछ धनावेश चला जाता है। अब हम इस छड़ को इस गोले से हटा लेते हैं। तो हटा लेने के बाद हम देखते हैं कि गोले के पृष्ठ पर जो धनावेश है वह अभी भी उतना ही है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चालन के द्वारा आवेशन, यानी जब भी किसी अनावेशित धात्विक चालक को किसी आवेशित धात्विक चालक के संपर्क में लाया जाता है तो उसके द्वारा समान आवेश से आवेशित होता है। यानी इस प्रक्रिया में जब भी कोई वस्तु आवेशित की जाएगी तो जो आवेश आवेशित चालक के ऊपर होगा वही आवेश अनावेशित चालक के ऊपर उत्पन्न होगा। तो इसको हम इन 3 स्टेप्स में इजीली समझ सकते हैं। अब तीसरी जो विधि थी हमारी, यानी थर्ड मेथड की अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में धातुओं को परस्पर संपर्क में लाकर रगड़ा जाता है, जिस कारण वे आवेशित हो जाते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कांच की छड़ है और उस कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़ा जाता है। एक कांच की छड़ है और ये हमारे पास रेशम। जैसे हम कांच की छड़ को प्रारंभ में देखें तो दोनों राशि है, इस पर कोई आवश्यक नहीं। जैसे हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ की इलेक्ट्रॉन प्रदोता कम होने के कारण इसकी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये धन आवेश से आवेशित हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन रेशम की छड़ पर चले जाते हैं। तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होगा उतना ही ऋणावेश रेशम के ऊपर उत्पन्न होगा। तो आवेशन की इस प्रक्रिया में दोनों पदार्थों के ऊपर विपरीत और समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। थैंक यू।